स्वागत है आप सबका उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने आरएस प्रीलिम्स के लिए चर्चा की थी, लेकिन आप लोगों के कुछ के डाउट थे कि सर हमें जो है वो प्री और मेंस के लिए एक साथ तैयारी करनी है। तो उसके लिए हम आज इस क्लास में आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी है एक साथ के किस तरीके से मैनेज करें हम आने वाले 6 दिसंबर के प्री के लिए, जिसमें हमारा मेंस भी कवर हो जाए, उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको प्री के लिए कॉन्फिडेंस है कि मैं प्री तो सर अगले 60 दिन में अच्छे से पढ़ के मेरे पहले एक बार प्री दिया हुआ है, या फिर मैं तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए ये क्लास होने वाली है। उनको ये लगता है कि मैं लास्ट के 60 दिन पढ़ के और प्री को क्लियर कर लूँगा, उन लोगों के लिए ठीक है। उन लोगों को इस पे जो है वो इस रणनीति को नहीं फॉलो करना है जो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, जिनको प्री को लेकर डाउट है कि मेरे को प्री में अभी मेरे सब्जेक्ट कुछ कवर नहीं हुए हैं, या फिर प्री में ऐसा है कि मैं प्री नहीं क्लियर कर पाऊंगा, अंडर कॉन्फिडेंट है। उन लोगों को मेंस का भी नहीं प्रिपेयर करना है। उन लोगों को आने वाले जो अगले 140 दिन हैं, 135 दिन हैं, उनमें ये एश्योरिटी देनी है कि वो इतना पढ़ ले कि उनका प्री क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बात है प्री और मेंस दोनों के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि भाई आरपीएससी ने इसका सिलेबस बहुत पहले जारी कर दिया था। मेंस में 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के। ये सारा प्री का आप लोगों को पता है इस बारे में। ओके, अब मैं बात करूंगा आरएस प्री प्लस मेंस की जो रणनीति है। प्री प्लस मेंस को आप किस तरीके से लेके चलेंगे, कहां तक, 6 दिसंबर तक, यानी कि आरएस प्री वाले दिन तक, और उसके आगे के 5 महीने या 140 दिन जो मिलेंगे आपको 1 व 2 मई के लिए, इसमें क्या अप्रोच रखेंगे आप, हम उसके लिए बात करेंगे। ओके, तो आरएस के लिए जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आप लोगों को पता है कि पहला पेपर है जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री है। ये सारा मोटा मोटा सिलेबस है आप लोगों के। इस पे हम आ जाएंगे। बुक लिस्ट अगर थोड़ा बहुत अगर सजेस्ट करनी है आप लोगों को तो वो मैं कर दूंगा, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे रणनीति के बारे में कि इसको किस तरीके से हम डिवाइड करें, क्या करें। ओके, 6 दिसंबर तक आपके पास 140 दिन है। मैं इसको बांट दे रहा हूं, 10 दिन और कम कर दे रहा हूं, 130 दिन है आपके पास। 10 दिन दिवाली और ये सब के आपके कम कर दिए। ओके, अब आपको किस तरीके से इसकी रणनीति बनानी है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप मेंस दे रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि प्री मेरा हो जाएगा, तो उसके लिए एक शर्त है कि 15 दिसंबर तक, मान लीजिए जैसे 6 दिसंबर को प्री हुआ, 15 दिसंबर को रिजल्ट आया है ना, आपका प्री क्लियर हो गया, तो आपके जो है वो सोर्सेज, आप क्या क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज 15 दिसंबर को फिगर आउट होने चाहिए। कि सर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जो है मान लीजिए इंग्लिश के लिए मैं क्या करूंगा, हिंदी के लिए मैं क्या करूंगा, तो आपको वो क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी। मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आप राजस्थान पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे या कौन से नोट्स फॉलो करेंगे मेंस के लिए, तो आपके वो पहले से या तो प्रिपेयर होने चाहिए या आपको उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप मेंस में इन है। नहीं तो मैं अगर 15 दिसंबर से और आने वाले 1 महीने या 2 महीने के लिए यही देखता रहूं कि मैंने क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स बनाने हैं, तो मेरा समय उसी में चला जाएगा। फिर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, उस कंटेंट को याद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेंस के लिए आपको, मेंस क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए होती है। पहला कंटेंट, ठीक है, दूसरा जो है उस कंटेंट का याद होना, और तीसरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप मेंस देना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं तो पहला है आपका कंटेंट फिगर आउट होना चाहिए। फिर मेंस में आरएस प्री की तरह ऑप्शन नहीं आते हैं, आपको ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि वो कंटेंट मेरे को याद है। और आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि आप सिर्फ समझ से लिखाएंगे, यहाँ फैक्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे पिछले मेंस के अगर क्वेश्चन का उदाहरण दूं मैं आपको, तो कृष्णा की 8 सहायक नदियां पूछी इन्होंने। पिछले वाले में से 2024 वाले में 5 नंबर का क्वेश्चन था कि विश्व के 8 जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखिए, यानी हॉटस्पॉट जो हैं उनके नाम लिखिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 5 मरुस्थल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो कंटेंट है वो आपका याद होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आती है आंसर राइटिंग। कुछ बच्चों को क्या होता है,
याद सारा कर रखा है क्योंकि प्री के हिसाब से, लेकिन वो मेंस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जो याद है उसको इस तरीके से छाप के आएंगे कि वो एग्जामिनर को सही से दिख नहीं पाता है और सही स्ट्रक्चर में नहीं होता है। जो वैल्यू एडिशन है, कहानियाँ लिख के कहानी की तरह आंसर हो जाता है, वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है, उसमें अच्छे पॉइंट्स का अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको 10 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब किस तरीके से आप इन अगले 130 दिन को ठीक से यूटिलाइज करेंगे, आपका मेंस तैयार हो जाए, उस पर हम बात करें। तो मैं इसको 3 पार्ट में बांट देता हूँ। पहले तो 130 डेज को हमने बांट दिया 2 दिन में, 70 और 60 दिन। ये लास्ट के 60 दिन आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस रहेंगे क्योंकि प्री क्लियर करना ज़रूरी है। अभी जो 70 दिन हैं इनमें आप प्री प्लस मेंस का कवर करेंगे। किस तरीके से, देखिए आप अपने प्लान को 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला, ऐसे सब्जेक्ट जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन है, यहाँ सिर्फ वो सब्जेक्ट जो मेंस में आते हैं, और यहाँ पर पेपर 4 यानी कि हिंदी और इंग्लिश। आपने अपने स्टडी शेड्यूल को 3 पार्ट में बांट लिया। ओके, अब कितने घंटे पढ़ना है ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। आपको टारगेट बनाना है, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ क्या करने हैं, उसके बाद जो है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो सब। ओके, जैसे मान लो मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश की, आपको 35 दिन में बांट देना है कि मैं 35 दिन, जो हमने 70 दिन की बात की है ना, अगले 70 दिन जो है, तो उनमें 35 दिन में हिंदी खत्म करूंगा, 35 दिन में इंग्लिश खत्म करूंगा। इसके लिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए जैसे 35 दिन के आपके पहले हिंदी के हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन लोगों को ये रहेगा कि इंग्लिश शुरू में करेंगे तो हो सकता है डिमोटिवेशन आ जाए, वो चीज़ आ जाए, तो आप फ्लो में बने रहें, उसलिए पहले हिंदी खत्म कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले RBSC वाली जो बुक आती है 9 to 12 वाली हिंदी व्याकरण वाली, वो लेंगे, और आपके मेंस में जो जो टॉपिक हैं, जैसे मैं बात करूं उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे, ये है ग्रामर वाला पार्ट। तो अगले 35 दिन में आप 10 से 12 दिन में इस पार्ट को जो है वो RBSC वाले बुक, दूसरा दिशा PYQ, और इसके बाद आपका जो भी मन करे, राघव प्रकाश, हरदेव बहारी, कामता प्रकाश, गुरु, मानस, आपकी जो भी बुक का मन हो, बट शर्त यह है पहले ये दोनों, इन दोनों से आपको क्या करना है, आपने लेनी है एक नोटबुक, और उसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय, ये सब जो RBSC वाली बुक में है, दिशा वाली PYQ में है, ये सारे नोट करने हैं। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो ऐसे याद हो जाता है। देखो मेंस है तो मेंस के लिए एक चीज़ है, जितना आपका पेन चलेगा उतनी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहाँ पे आपको 3 घंटे सुबह एक पेपर लिखना है, 3 घंटे शाम को एक पेपर लिखना है। आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, राइटिंग अच्छी होगी और क्लैरिटी आती जाएगी। तो आपको क्या करना है, नोटबुक ली आपने, उसमें आपने उपसर्ग लिखे RBSC वाली बुक के, दिशा वाली बुक के उपसर्ग लिखे और इनको नोट कर लिया। फिर उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है या राघव प्रकाश से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो आपने ऐड कर लिए। ये बात हो गई। सेम ये सारी चीज करनी है, यानी कि अगर मैं 15 दिसंबर को आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ेंगे हिंदी के लिए, तो आप मेरे को वो नोटबुक ला के देंगे कि सर मैं जो है ये चीज मेरी मेंस के लिए मेरा कंटेंट तैयार है। उसमें सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, ये सारे जो हैं वो आपके उस नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, RBSC वाली बुक के, दिशा वाली PYQ के, और आपको जो भी दिशा राघव प्रकाश से इंपॉर्टेंट लगते हैं या कोई और बुक से इंपॉर्टेंट लगते हैं या किसी टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो चीज़ आप वो उसमें लिखेंगे। ओके, फिर आ जाता हूं मैं लिखने वाले पार्ट पे, इस पे है ना। इसमें जो है संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अनुवाद,
ये तीनों ऐसे हैं कि इनकी चाहिए आपको एक समझ कि मैं पल्लवन को कैसे अप्रोच करूंगा, संक्षिप्तीकरण को किस तरीके से अप्रोच करूंगा। तो इसके लिए आप अभी ये कर सकते हैं, 5 दिन में जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके 5 से 10 उदाहरण प्रत्येक के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, उनको कहीं से पढ़ सकते हैं। अब जैसे पल्लवन है, मान लीजिए पल्लवन में आ गया कि विपदा की कसौटी जो है, मित्रता की कसौटी विपदा है ना, ये पिछले वाले में पूछा था मेंस में। तो इसमें क्या है, आपको अच्छा कोई अगर कोट मिल रहा है, कबीर का दोहा मिल रहा है, इस तरीके का अगर 10-20 टॉपिक के आप वो नोट करके रख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा ये कि आपको फिर लास्ट में ढूंढने नहीं पड़ेंगे, या आपको समझ हो जाएगी कि हाँ मुझे कैसे अप्रोच करना है। तो इसके लिए ये चीज़ करनी है। अनुवाद के लिए इंग्लिश अनुवाद है, तो उसके लिए 5 या 10 आपने प्रैक्टिस कर लिए तो वो आप उस माइंडसेट में आ जाएंगे। ओके, फिर मैं बात करता हूँ पत्र लेखन वाले की। इसका क्या है, इसमें 10 चीज़ें हैं। इन 10 के आपको फॉर्मेट और एक उदाहरण उस नोटबुक में लिखा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सामान्य कार्यालय पत्र की, आप क्या करेंगे, उस नोटबुक में आपने लिखा सामान्य कार्यालय पत्र और उसका फॉर्मेट किस तरीके से कि ऊपर आ जाएगा राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम, किधर दिनांक आएगा, किधर विषय आएगा, संबोधित कैसे किया जाता है, विषय वस्तु क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपने आरपीएससी ने जो भी 2023 वाले मेंस में पूछा, 24 वाले में पूछा, उसका क्वेश्चन लिखा वहाँ पर और उसको जो है उदाहरण लिख लिया, ताकि आपको फॉर्मेट भी याद हो गया और आपने क्या किया, एक उदाहरण भी लिख लिया। तो उस तरीके से आपका बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए करना है। ओके, अब लास्ट जो है वो है निबंध वाला पार्ट। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग है। हिंदी वाले इसको हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में लिखेंगे। आप इसके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये जो 6 टॉपिक हैं, इनसे एक तो आप संभावित विषय बना सकते हैं कि इन टॉपिक से और कितने विषय बन सकते हैं, है ना। दूसरा, अच्छे उदाहरण, कथन, कोई कविता, दोहे, है ना, कोई डाटा, कोई रिपोर्ट है। जैसे महिलाओं के संबंध में बात करूं तो जेंडर गैप इंडेक्स है, या फिर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करूं तो उसका कोई डेटा है कि राजस्थान में कितनी महिला सांसद है और भारत में कितने प्रतिशत महिला सांसद है, उस तरीके से। ओके, तो ये सारा आपका भाषा साहित्य है। तो इसके बारे में जो है वो कौन से कथन है, क्या डेटा है, कितने लोग राजस्थानी बोलते हैं, कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, अन्य भारतीय भाषाओं का क्या प्रतिनिधित्व है, उनकी बुक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब आप नोट करके पहले रख लेंगे। अब ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स ले लीजिएगा, उत्कर्ष की भी हिंदी की आने वाली है बुक, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से ये सब ऐड कर लेंगे और अपने नोट्स को एकदम परफेक्ट बना लेंगे। ये बात हो गई है हिंदी की। तो आप क्या करेंगे, उन 35 दिन में आपने हिंदी के अपने वो नोटबुक को परफेक्ट बना लिया, है ना। आप यही पढ़ेंगे फिर और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, फिर मैं आ जाता हूं अगले 35 दिन पे। उन अगले 35 दिन में आप इंग्लिश की अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम सिलेबस है, तो वो 35 की जगह निबंध वाला पार्ट जो इसको 5 दिन ज़्यादा खींच सकते हैं, 40 दिन कर सकते हैं, है ना, और इसको 30 दिन रख सकते हैं इंग्लिश को। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्या सर हमें निबंध में टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें तो क्लासेस ही देखनी पड़ेंगी। आपने अगर पहले क्लासेस की हुई है, आप बोलते हैं कि सर हमारा प्रैक्टिस से हो जाएगा, नोट से हो जाएगा, तो आप इनके नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और वो नोटबुक एक जो सेम नोटबुक इसके लिए बनानी पड़ेगी एक अलग से। ठीक है, वो नोटबुक बनाई आपने, उसमें ये सारी चीज़ें नोट की, और क्लासेस करना चाहते हैं क्लासेस कर लीजिए। मैं ये बोलूँगा क्लास कर लेंगे, 30, 35, 40 जो भी क्लास होंगी वो कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे आप। ओके, और सेम इसके लिए जैसे ये है एलोब्रेशन है, राइटिंग है, तो लेटर के लिए वही फॉर्मेट, एक एक दो एग्जाम्पल। इसके लिए आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, आपने एक लेटर लिखा, उस लेटर का फोटो लिया और चैट जीपीटी को डाल दिया कि इसमें मेरी जो भी गलतियां हैं, सेंटेंस में मैंने जो गलतियां की है वो मुझे पॉइंट आउट करके दे दे। वो दे देगा, आप उसको ठीक करते रहेंगे। डेली का आपको एक पन्ना लिखना है, 30 मिनट लगा के। जो हिंदी मीडियम वाले जो बोलते हैं कि सर मेरे से तो लिखा ही नहीं जाता, इंग्लिश का क्या करूं मैं, आप डेली का एक पन्ना लिखेंगे, चैट जीपीटी को देंगे,
बोलेंगे उसको इसमें गलतियां ढूंढो और उससे सीखेंगे और नोट डाउन करेंगे, हाँ मेरे टेंस में ये गलती हो रही है, मैं इसकी जगह ये शब्द यूज़ कर सकता था, ये सारी चीज़ें। ओके, और निबंध के लिए आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों को सेम फॉलो करना है। ओके, ये बात हो गई मेरे एक टारगेट की उसमें। ठीक, अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं अगले 35 दिन में मेरे 2 या 3 घंटे निकाल के और पहले हिंदी और इंग्लिश की नोटबुक में नोट्स बना लूँगा। अब आप अपने हिसाब से जो है वो अपना स्टडी आवर डिसाइड कीजिए, मैं कितने घंटे पढ़ूंगा कितने घंटे नहीं पढ़ूंगा, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी डिसाइड कीजिए। बट ये श्योर करना है कि अगले 70 दिन में इन दोनों के जो भी टॉपिक सिलेबस में उनके आपके नोट्स उस नोटबुक में होने चाहिए। डन हो गया, ये पहली बात हो गई है इस चीज़ की। अब दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरा हम मेंस वाले टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें आपके पास चॉइस है, आप या तो पबैड प्लस एथिक्स ये कर सकते हैं, या जो 5 स्मॉल सब्जेक्ट हैं ये कर सकते हैं। इन दोनों में से आपकी मर्जी है। आपका मन है कि सर मैं तो पबैड और एथिक्स को पहले जो है वो शॉर्ट नोट्स बना के या पबैड एथिक्स को पहले पढ़ के रेडी करना चाहता हूँ, और जो बच्चे ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि सर मुझे शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सीधे बुक से पढ़ लूँगा, तो वो तो हो सकता है इन सारों को 70 दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पहले भी पढ़े हुए हैं। पबैड में भी कुछ ही टॉपिक चेंज हुए हैं, एथिक्स में भी 1-2 टॉपिक की वैल्यू एडिशन हुए हैं, और 5 स्मॉल इनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है छोटे सब्जेक्ट में। तो ये जो हैं ये इतने बड़े नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सिलेबस हैं। बट आइडियल सिचुएशन है ये तो कि आप सारे कवर कर लें। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आप या तो ये कर पाएंगे ये कर पाएंगे। अगर ये कर लिया है आपने अभी, तो आप फिर इसको बाद में करेंगे 15 दिसंबर के बाद, उस पर हम बात कर लेंगे, है ना। और अगर ये भी कर लिया तो इसको 15 दिसंबर के बाद करेंगे। तब आपके पास हिंदी इंग्लिश तैयार रहेगी, तो फिर अगले 15-20 दिन में ही आप इनको खत्म कर सकते हैं। बैठे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, पढ़े और डन हो गया ये। ओके, अब जो लोग बोलेंगे कि सर स्मॉल सब्जेक्ट वाली बात है ना, तो छोटे सब्जेक्ट तो आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उसके लिए मैं ये बोलूँगा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, मूल किताब इन सब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिसके आपको सही लगते हैं नोट्स उठाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको 5 नंबर, क्योंकि इनसे सिर्फ 5 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर के आएंगे, है ना। तो 5 हर एक टॉपिक के 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट बना लीजिए, 5 या 6 पॉइंट बना लिए। अगर उसमें आपको लग रहा है कि इसमें भूमिका या निष्कर्ष की जरूरत है, चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई इस टॉपिक है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, तो उनको बोल दिया कि भाई सूचना के अधिकार अधिनियम की अच्छी भूमिका और एक निष्कर्ष ये तैयार करके मुझे दे दे। वो एज इट इज़ वहाँ कॉपी करके आ सकते हैं। आप पहले से तैयार करके 5 भूमिकाएं तैयार कर लीजिए, 5 निष्कर्ष तैयार कर लीजिए, उनको आप अच्छे से तैयार करके और वहाँ लिख के आ सकते हैं। बट मैं बोलूँगा आप पहले अगर पबैड और एथिक्स ये ख़त्म कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको वही सेम 35 डेज एथिक्स और पबैड के लिए, दोनों के लिए इस तरीके से बांटना है इनको। अब इनके लिए क्या अप्रोच रहेगी, देखो एथिक्स के लिए मुझे 3-4 चीज़ चाहिए। पहला चाहिए मुझे परिभाषा अच्छी हो मेरी, जो भी टॉपिक मेरे दे रखा है सिलेबस में, ठीक है। सिद्धांत जो हैं वो मेरे अच्छे से होने चाहिए। मान ली मैं गीता की बात करूं, स्थित प्रज्ञा का कोई सिद्धांत है, योग सिद्धांत है, वो बातें हैं। अच्छे उदाहरण और उत्तर लेखन, यानी कि आंसर राइटिंग, ठीक है। राइटिंग से ये है, मुझे अभी बोर्ड का अनुभव है नहीं, तो राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। अब आपने क्या किया, एथिक्स उठाया, कोई भी नोट्स उठा लिए, सारे संस्थान के ठीक है नोट्स, उसमें सबको आपको वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है। एक नोट्स उठाए आपने, फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैंने उठाए, इससे बेहतर कोई और है, आपने ये अगर 1 या 2 बार पढ़ लिए हैं तो फिर इनको चेंज नहीं करना, उस पर नहीं शिफ्ट होना है, इसी में वैल्यू एडिशन कर लेंगे हम। आपने परिभाषा लिखी, अब वो परिभाषा याद नहीं हो रही, टफ लग रही है, चैट जीपीटी को बोल दो कि भाई मुझे दे दे। जैसे नैतिक द्वंद्व, एथिक्स में एक टॉपिक है नैतिक द्वंद्व, आप बोलेंगे कि भाई मुझे नैतिक द्वंद्व की परिभाषा दे दे सिंप्लीफाई करके, वो दे देगा। सिद्धांत के साथ सेम है, आप सिद्धांत को अपनी भाषा में, सरल भाषा में चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, और वो आपको याद करनी है। फिर आ गया उदाहरण, आपके पास 10 से 12-15 अच्छे प्रशासकों के उदाहरण होने चाहिए जो कि भारत एवं राजस्थान दोनों के हैं।
जैसे मैं एक उदाहरण दूं जो कि, और ये आपके खुद के होंगे, तो इससे क्या है ना, अच्छी चीज़ होगी कि आपका आंसर यूनिक दिखेगा। मैं जैसे बोलूँ 2021 वाले मेंस की बात करूँ, मैं 2021 वाले मेंस में एक निबंध आया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस तरीके से था। तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने थॉमस एडिसन का उदाहरण लिखा था कि उसने बल्ब बनाया, बार बार फेल हुआ, ये वाला। अगर मैं इसकी जगह कोई और उदाहरण लिखता, मेरा उत्तर अच्छा दिखता। तो आपको क्या करना है, जो रटे रटाए लोग आंसर लिखते हैं, अशोक खेमका का, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का, ये सारे, आपको उससे अच्छे 5 या 10 एग्जाम्पल ढूंढने हैं। चैट जीपीटी से पूछिए, बुक्स में ढूंढिए, न्यूज़पेपर में आ जाता है, वहाँ से ढूंढिए, तो वो आपको ऐड करके रखने, वो आपके आंसर को अलग दिखाएंगे थोड़ा सा। और फिर आता है आंसर राइटिंग। तो इसके लिए डेली का ये चीज़ तो जो प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वही है कि आप क्या करेंगे, अगले 70 दिन में डेली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 10 मार्क, डेली एक एक क्वेश्चन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि आपने मान लीजिए जैसे एथिक्स पढ़ा, ओके, आपने एथिक्स में जो भी सिलेबस जैसे अपन निकाले, है ना, आपने पढ़ लिया गांधी का नीति शास्त्र, ओके, आपने पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, उदाहरण लिख लिए, और उसके बाद इसके नोट्स भी बना लिए। अब आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मुझे गांधी जी के नीति शास्त्र से 5 मार्कर और 10 मार्कर जो हैं वो आरएस मेंस के क्वेश्चन दे, अच्छे वाले। आपने उनमें से जो भी अच्छा लगा, आपने 2 क्वेश्चन लिखे उसके, और उसको अगर आपको लग रहा है नहीं तो उसको बोलो आंसर भी दे दे। ये डेली का आपको एक नोटबुक बनानी है अपनी आंसर राइटिंग वाली, और उसमें ये आंसर लिखने, और चैट जीपीटी से ही उसको जो है चेक करा सकते हैं। आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो, और अगर आपका कोई साथी है उसको बोल दो कि भाई इसमें जो है कमियां निकाल दे, क्योंकि गलतियां हमेशा दूसरों की दिखती है तो वो अच्छे से इसको पॉइंट आउट कर पाएगा। ओके, तो आपने जो है वो आंसर राइटिंग के, अब इस नोटबुक से आप खुद ये देखेंगे कि पहले दिन में और 70वें दिन में आपके आंसर में रात दिन का फर्क होगा, पॉइंट फॉर्म में आप लिख पाएंगे, बेहतर आप शब्द चयन कर पाएंगे। चैट जीपीटी से पूछते रहिए कि मुझे बेहतर शब्द दे, तो ये सारी चीज आपको करनी है। ओके, अब मैं आ जाता हूं पबेड वाली बात में। तो आपने जो एथिक्स के लिए ये चीज फॉलो करेंगे आप, है ना, सेम विथ पबेड। कैसे, ये देखिए, लोक प्रशासन की अवधारणा, मुद्दे, गत्यात्मकता, सेम वही सिद्धांत है, विचारधारा, अर्थ, तो आप वही परिभाषा याद करेंगे, सिद्धांत याद करेंगे, अच्छे उदाहरण लिखेंगे। एथिक्स और पबेड में जो आप वो 20 उदाहरण लिखेंगे उनको दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे जिला प्रशासन वाला ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन वाला जो है ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है ये वाला पार्ट, है ना। और उदाहरण आप यहाँ भी लिख सकते हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आरपीएससी आजकल पूछती है कि प्रशासन जो है वो सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है, तो इस पर आप जो हैं वो अच्छे उदाहरण लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार के जो कलेक्टर थे, उन्होंने, एक महिला थी वो विधवा थी, तो उनको मिड डे मील में लगाया गया, तो लोग उसका विरोध करने लगे कि भाई विधवा महिला तो अछूत होती है, हमारे बच्चे उनके हाथ का खाना कैसे खाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने क्या किया, खुद गए, उनके हाथ का भोजन किया और गांव वालों की जो गलतफहमी थी, भ्रम था, वो दूर किया। तो ये जो है एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरीके का आपको अच्छे उदाहरण आपके आंसर में लिखने पड़ेंगे और वो नोट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये बात हो गई मेरी, ठीक है। अगले इन 70 दिन में आप इस तरीके से पबेड और एथिक्स तैयार करेंगे, शॉर्ट नोट्स और बढ़िया तरीके। अब आ जाता हूं मैं प्री और मेंस पे। मान लीजिए अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, दिन के 3 घंटे इसको दे दिए, दिन के 3 घंटे इसको दे दिए, अब मेरे आगे 4 घंटे बचे हुए हैं अभी भी प्री और मेंस वाले के लिए। इन टॉपिक्स में इनमें वो सब्जेक्ट आएंगे जो आपके प्री और मेंस में कॉमन है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है। अब इनको आप जो हैं वो 70 दिन में आप, अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने तो पहले पढ़े हुए 70 दिन इनके लिए 35-35 नहीं बांट सकता तो आप 20-20 में बांट लीजिए, 15-15 में, आपकी सुविधा के अनुसार बांट लीजिए। आपका इनको ये करना है कि आपको, जैसे आपने पढ़ा, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करूं, है ना, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो फिर उसको प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग खत्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस है वो कॉमन है, कुछ ही टॉपिक अलग हैं। मैंने क्या किया, ज्योग्राफी उठाई, राजस्थान ज्योग्राफी उठाई,
मैंने नोट्स बना लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए बढ़िया तरीके से, और वही सेम पैटर्न ChatGPT को बोला भाई मुझे इसके प्रश्न बना के दे दे। उसने दिए 5 और 10 मार्क्स वाले, मैंने उनको लिखा अच्छे से और नोट करता चला गया। ये करना है आपको इसके लिए, ओके। फिर ज्योग्राफी खत्म कर दिया मैंने 20 या 22 दिन में, प्री और मेंस के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया। आंसर राइटिंग के लिए नोटबुक बना ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो टॉपिक अलग है उनके अलग बना लिए। ज्योग्राफी के बाद आ जाओ आप साइंस वाले पार्ट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कॉमन है उनको एक साथ करो, है ना, और जो अलग है उनको एक तरफ रख लो कि भाई ये मेंस के लिए मेरे अलग है या ये प्री के लिए अलग है। और वही 5 मार्कर, साइंस में तो सारे 14 के 14 क्वेश्चन ही 5 मार्कर आएंगे, है ना। तो 5 मार्कर के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार करना है। मान लीजिए कोई भी एक साइंस का टॉपिक ले लिया, उसको जो है ChatGPT को बोल दिया कि भाई इसके पॉइंट फॉर्म में दे दे, अगर थ्योरी है तो आपने वो 5 पॉइंट नोट कर लिया उसके, ओके। पहला ज्योग्राफी खत्म कर लिया, दूसरे नंबर पे साइंस खत्म कर लिया, फिर आप पॉलिटी कर सकते हैं, हिस्ट्री वाला पार्ट, ये आपके अपनी चॉइस है, ओके। ये बात हो गई 60 दिन मतलब 70 दिन की। अब आ जाओ लास्ट के 60 दिन में क्या करेंगे। अब यहां तक जितना कंटेंट तैयार हुआ हो गया, क्योंकि ये टारगेट थोड़े से बड़े हैं, हो सकता है आपके ना भी तैयार हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं इतना कर लिया आपने तो आपका 60 to 70% मेंस का कंटेंट तैयार हो जाएगा, क्योंकि पेपर 4 तैयार हो जाएगा, है ना, 200 मार्क्स का जो है। प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट जो कि 300 के आसपास के हैं ये तैयार हो जाएंगे, पबैड एथिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 60 से 70% कंटेंट तैयार हो गया है, ओके। अब लास्ट के 60 दिन में क्या करेंगे आप, प्री मोड में आएंगे, जैसे करंट अफेयर्स मैगजीन, ये आपको अच्छे से करनी है। 5 से 7 रिवीजन करने पड़ेंगे लास्ट के 5 महीने की मैगजीन के, तब जाके आरपीएससी के प्रश्नों में आप जो है वहां हल कर पाएंगे। दूसरा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस है। फिर आरपीएससी ने जो बदलते पैटर्न के अनुसार जो पीवाईक्यू हैं पिछले 2 साल के, वो करेंगे आप। इसके लिए मार्केट में बुक अवेलेबल है बहुत सारी, है ना, वो करेंगे आप। और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। टेस्ट प्रैक्टिस है कि हर 5-6 दिन में आपने टेस्ट लगा लिए, टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाएंगे आप, ये सारी चीज़ आप करेंगे, ओके। तो ये मोटा मोटा हमने बात की आरएस प्री और मेंस के लिए कि आप किस तरीके से अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने लगभग आंसर राइटिंग पे बात कर ली। सोर्सेज को आपने अगर पिछले मेंस वगैरह दिए हैं तो सोर्सेज को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोर्सेज के लिए एक ही चीज़ है, एक ही कंटेंट को फॉलो करो, उसी में वैल्यू एडिशन करके बेहतर बना लो जो आपको बेहतर लग रहा है। नए सोर्सेज की तरफ जाना कोई बेहतरी है नहीं, है ना। आंसर राइटिंग की बात हो ही गई, इसमें सिलेबस की बात हो ही गई है। और जो है अब लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है आरएस का। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को से तो इतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मेरे को तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इससे जुड़िए। ये सारी चीज़ों में हम आपको स्टडी प्लान देंगे, डीपीपी देंगे, रिवाइज वीकली टेस्ट होंगे, आरएस क्वालिफाइड मेंटर हैं और डाउट क्लासेस है। ये सारी चीज़ इसमें है, तो आपके तैयारी में हम आसानी कर सकते हैं अगर आप इससे जुड़ते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही उत्कर्ष लेके आया है आप लोगों के लिए मेगा मानसून ऑफर, जिसमें आपको हमारे आरएस के जितने भी कोर्स हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर 23 जुलाई तक इस ऑफ़र को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको RS15 प्रोमो कोड लगाकर अलग से 15% डिस्काउंट और मिलेगा। और ये जो मेगा मानसून ऑफर है ये सिर्फ 25 जुलाई तक के लिए है, और इसमें आपको सभी लाइव कोर्सेज के साथ पर रिकॉर्डिंग कोर्सेज जो हैं, रिकॉर्डेड क्लास जो हैं वो फ्री में मिलेंगी आपको। अब हम आगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में देखें तो सबसे पहला है हमारा आरएस का प्री प्लस मेंस बैच, समग्र बैच जो है, जो कि आपको लाइव मिलेगा क्लासरूम से। और एक चीज़ और, इन कोर्सेज के साथ हमें फ्री एनसीईआरटी फाउंडेशन रिकॉर्डिंग बैच, यानी कि हमें भी बताया, आप सबको पता है कि आरएस की तैयारी में एनसीईआरटी का कितना महत्व है। आरएस की तैयारी में एनसीईआरटी से हमारे बेसिक क्लियर होते हैं, उनसे हमें कंसेप्ट क्लियरिटी मिलती है, और सरल भाषा आंसर राइटिंग में भी उसकी भाषा जो है काम में आती है। तो हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको इन कोर्सेज के साथ फ्री में मिलेगा। इसके बाद अगला हमारा कोर्स है प्रीलिम्स का
जिन लोगों को ये लगता है कि सर हमें तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली, क्योंकि आरएस में इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कहाँ से पढ़ें, कंटेंट नहीं है, कौन सा कोर्स लें, तो उन बच्चों के लिए है इंग्लिश मीडियम का आरएस प्रीलिम्स टारगेट बैच। और इसके साथ भी आपको जो है वही सेम 90% तक डिस्काउंट है अगर 25 जुलाई तक आप लेते हैं, और अगर 23 तक RS15 प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको 15% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला बैच है फाउंडेशन का हिंदी मीडियम का, RS फाउंडेशन निर्मल बैच 2.0 इंग्लिश मीडियम का। इसके अलावा RS का फाउंडेशन बैच निर्मल 9.0 बैच जो कि लाइव मिलेगा आपको स्टूडियो से। इसमें आपको RS के सारे सब्जेक्ट जो हैं प्री और मेंस के अच्छे तरीके से फाउंडेशन कराया जाएगा। और लास्ट में है RS प्रीलिम्स का टारगेट बैच जो कि लाइव मिलेगा आपको क्लासरूम से। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप उत्कर्ष के मेगा मानसून ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।